दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LCP केमिस्ट्री हब में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण अंक के MCQ के सॉल्यूशन। असाइनमेंट आपको मैंने प्रोवाइड किया था ऑक्सीकरण संख्या से संबंधित, जिसमें 39 क्वेश्चन थे, तो 39 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप अभी तक आपने असाइनमेंट को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करके उसको सोल्व कीजिए। असाइनमेंट को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए तो असाइनमेंट वो डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट के सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले वाले क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है संकुल CrH2O4 Cl2 प्लस में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस वाले को किस टाइप से सोल्व करना है, तो यहीं पर मैं इसको मेंशन करता हूं। देखिए, क्रोमियम की संयोजकता या क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था आपको पता करनी है, तो क्रोमियम को तो आप क्या कंसीडर कर लोगे, एक्स। ये आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें भी मेंशन किया था। जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या आपको पता करनी रहती है उसको आप क्या कंसीडर कर लेते हो, एक्स कंसीडर कर लेते हो। तो यहाँ पे देखिए, क्रोमियम तो क्या कंसीडर कर लिया, एक्स, प्लस जल मतलब H2O होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में उपसंयोजक रसायन में इसको एक्वा बोलते हैं। और जल के ऊपर चार्ज कैसा होता है, उदासीन होता है, मतलब किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं होता। तो जल के कितने अणु है, 4, तो 4 मल्टीप्लाई विद 0 हो गया। प्लस क्लोरीन, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 है। कितने क्लोरीन है, 2, तो यहाँ पर क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद -1। और इन सब का जो योग है वो किसके बराबर हो जाएगा, संकुल के ऊपर उपस्थित है आवेश, और संकुल के ऊपर उपस्थित आवेश कितना है, +1 है। तो मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा, +1 के इक्वल हो जाएगा। जब आप सोल्व करोगे तो देखोगे किस टाइप से सोल्व होगा, x 4 मल्टीप्लाई विद 0 कितना हो गया, 0। और यहां से क्या हो जाएगा, x -2 इक्वल टू +1। x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 2 इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, मीनिंग +2 + 1 कितना हो गया, टोटल +3। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ब्रोमीन है वो कन्वर्ट हो रहा है BrO3- में। परिवर्तन में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण अवस्था बदलती है। मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जो ब्रोमीन है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन है वो कहां से लेकर कहां तक हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे Br2 मतलब किसका उदाहरण हो गया, समद्विक परमाणु का। और अपन ने एक नियम पढ़ा था कि समद्विक परमाणु में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0। और BrO3- किसकी पता करनी है आपको, ऑक्सीकरण संख्या ब्रोमीन की। किस टाइप से इसको कंसीडर करोगे, ब्रोमीन को तो आपने एक्स कंसीडर कर लिया, प्लस एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई विद -2। और ये किसको इक्वल कर दो क्या, BrO3- मतलब किसके बराबर हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या का योग -1 के बराबर। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, x -6 इक्वल टू -1। और x की अगर वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो -6 इधर जाकर प्लस का 6 हो जाएगा, 6 - 1 कितना आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो मीनिंग चेंज कहां से हो रहा है, जब ब्रोमीन BrO3- में परिवर्तित हो रहा है, 0 से कहां पर चेंज हो रहा है, +5 में। मतलब BrO3- की कितनी ऑक्सीकरण अवस्था है, +5। तो यहां पर परिवर्तन कहां से हो जाएगा, 0 से +5 तक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया क्लोरीन प्लस H2S ये कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस सल्फर में गंधक की ऑक्सीकरण संख्या है। गंधक किसको बोलते हो, सल्फर को क्या बोलते हो, गंधक बोलते हो। तो सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है। तो पहले अभिकारक के रेस्पेक्ट में देखिए, H2S हाइड्रोजन जब भी अधातु से आबंधित होता है कौन सी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है, +1। तो यहां से जब आप इसको फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना आएगा, -2 आ जाएगा यहाँ पर। और सल्फर कौन सी अवस्था में आ गया, तात्विक अवस्था में आ गया। और तात्विक या परमाणु अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 होता है। तो इस वाले सल्फर का कितना हो गया, 0 हो गया। तो ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा, -2 और 0। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, -2, सॉरी ये रॉन्ग है, कौन सा करेक्ट होगा, -2 से 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मीनिंग अभिकारक में तो -2 है और उत्पाद में कितना है, 0। नेक्स्ट वाला देखिए, KCOCO4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। अब यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा होगा कि जब भी कार्बोनिल के साथ
संक्रमण तत्व संकुल का निर्माण करता है तो संक्रमण तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। लेकिन वहां पर एक कंडीशन दी कि केवल और केवल कार्बोनिल ही उपस्थित होना चाहिए। यहाँ पर कार्बोनिल के साथ कौन आ गया? पोटेशियम। किसकी ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है आपको? कोबाल्ट की। तो यहाँ पर पोटेशियम की कितनी होती है? +1 प्लस कोबाल्ट की पता करनी तो क्या कंसीडर कर लिया आपने? x। और कार्बोनिल कैसा होता है? उदासीन होता है तो क्या हो जाएगा? 4 × 0। और इन सब ऑक्सीकरण अवस्थाओं का योग किसके बराबर हो जाएगा? संकुल पर उपस्थित आवेश। कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है तो किसके इक्वल कर दोगे? 0 के इक्वल। सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x = -1। तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी? -1 आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला देखिए, जब K2Cr2O7 को K2CrO4 में परिवर्तित किया जाता है तब क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब क्रोमियम है और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था में कितनी संख्या से परिवर्तन होगा? डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं अगर K2Cr2O7 की, ये लीजिए, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पता करोगे तो 2 पोटेशियम के लिए 2 प्लस 1 को x मानते हो तो 2 को क्या मान लोगे? 2x प्लस, और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। तो 7 की कितनी हो जाएगी? -14 हो जाएगी। तो यहाँ पर मेंशन कर सकता हूं मैं 7 × -2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो इधर 2 + 2x - 14 = 0। तो यहां से 2x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 12, और x को डिवाइड करोगे 12/2 तो कितना हो जाएगा? 6। नहीं, यहाँ पर जो K2Cr2O7 इसमें क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +6 है। बात करोगे अगर आप K2CrO4 की, क्रोमियम को x कंसीडर कर लेना, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का कितना हो जाएगा? -8 हो जाएगा। पोटेशियम का +2 ये माइनस हो जाएगा -6, और यहाँ पर क्रोमियम का कितना हो जाएगा? +6। नहीं, दोनों ही जो आपको यौगिक दे रखे परिवर्तन हो रहा है, दोनों में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? बराबर है, मतलब +6 है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को इजीली आप अंडरस्टैंड कीजिए। क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन पूछा, यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था नहीं पूछी, मतलब क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो मतलब पहले भी +6 में था और बाद में भी कितना था? +6 में। तो 6 में से 6 गया तो कितना आ गया? 0। तो मतलब ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितने का हुआ? 0 का परिवर्तन हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन की लैंग्वेज को रीडिंग लगाइए और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। नेक्स्ट वाला देखिए, MnO4- में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या, मैंगनीज को x मान लीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा? +7 आ जाएगा। तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी? +7। इसको टोटल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको इसके जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें मैंने इजीली आपको अंडरस्टैंड करवा दिया कि किस प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्था आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, एक अभिक्रिया में Sn+2 2 इलेक्ट्रॉन खोता है। इस अभिक्रिया के पश्चात टिन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो ये तो बिल्कुल इजी है, मतलब आपके पास जो टिन दे रखा वो किसमें? +2 में, और कितने इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है। तो पहले से +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन और इसने दान कर दिया तो कितना आवेश आ जाएगा? +4। कब आएगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? दान करेगा। तो इसके बाद में टिन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो देखो टिन के ऊपर कितना आवेश है? +4। और आपने ये बोला था कि किसी भी आयन पर जितना आवेश उपस्थित होता है वही उसकी क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो यहाँ पर टिन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +4 हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखिए, K2MnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण अवस्था, फटाफट से सोल्व कर लीजिए। 2 पोटेशियम के लिए तो 2 आ जाएगा, प्लस मैंगनीज के लिए x हो गया, +4 × -2, तो मतलब कितना हो जाएगा? 4 × -2। और यहाँ पर उदासीन है तो किसके इक्वल हो गया? 0 के। सोल्व करोगे तो इसको कितना हो जाएगा? ये टोटल 2 + x - 8 = 0, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास? +6 हो जाएगा। देखो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी K2MnO4 में मैंगनीज की? +6। नेक्स्ट वाला देखिए, ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो यहां से मैं आपको एक और अपना वीडियो रिमेनिंग है अभी ऑक्सीकरण संख्या का, तो उसमें एक नियम आएगा अपवाद स्वरूप, क्या कि जितने भी आपके पास अपर रूप होते हैं उनमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है। जैसे कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन हो गया। फॉस्फोरस के अपर रूप लाल फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस और सफेद फॉस्फोरस हो गया। उसी प्रकार से ऑक्सीजन के अपर रूप है O2 और ओजोन। तो ये जितने भी अपर रूप है तो उसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तत्व की 0 होती है। और ऑक्सीजन का अपर रूप होता है कौन? O2। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, तो क्रोमियम को कैसे सोल्व करोगे? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 24 होता है।
अगर आप इसकी बात करोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका 3d5 और 4s1 होता है। और मैंने आपको एक पॉइंट मेंशन किया था जब भी अपने नियम पढ़े थे, संक्रमण तत्वों की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर होती है, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन। तो ns इलेक्ट्रॉन में तो संख्या कितनी है 1 प्लस n-1d में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 5, तो टोटल योग कितना आ गया 6। तो मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है, +6 हो सकती है। नेक्स्ट वाला देखिए, निम्न में से किसमें संक्रमण धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। एक नियम पढ़ा था आपने कि संक्रमण धातु अगर कार्बोनिल लिगेंड के साथ संयुक्त होता है तो उसमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर संक्रमण धातु केवल और केवल किसके साथ बंध बना रहा है, कार्बोनिल लिगेंड के साथ, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वाला देखिए प्रॉब्लम नंबर 12 है, PtC2H4Cl3- में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या है। डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए, प्लेटिनम को तो आपने कंसीडर कर लिया X प्लस C2H4, एक्चुअल में क्या है C2H4 इथाइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता है C2H4। और आपको देखते ही पता चल गया कि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं है, मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 0। C2H4 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या C2H4 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीनिंग इथीन है ये वाला। तो यहाँ पर इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश उपस्थित नहीं है, तो इसके पूरे अणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए C2H4 के लिए कितना हो गया 0 प्लस एक क्लोरीन की -1 है, तो 3 क्लोरीन की कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। तो ये लीजिए 1 मल्टीप्लाई विद -1, तो मीनिंग कितने क्लोरीन है 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विद -1 इक्वल टू कितना चार्ज दे रखा है -1, तो इक्वल कर दिया आपने -1 के। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x -3 इक्वल टू -1 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास +2 आ जाएगी। तो मतलब इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी है प्लेटिनम की +2। नेक्स्ट वाला देखिए, CH2Cl2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन जब भी आती है तो आप संरचना बना लीजिए, क्योंकि जब भी ऑक्सीकरण संख्या को आप पता करते हो तो संरचना बनाकर अगर आप इसको सोल्व करते हो तो कभी भी गलत नहीं होगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4, तो ये लीजिए मैं कार्बन की संयोजकता 4 बना देता हूं। और कौन कौन से तत्व जुड़े हुए, 2 तो हाइड्रोजन है, तो ये लीजिए पहला वाला हाइड्रोजन, ये सेकंड वाला हाइड्रोजन, 2 क्या जुड़ी हुई है क्लोरीन जुड़ी हुई है। और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी विद्युत ऋणता में अंतर होता है तो अधिक विद्युत ऋणी पर तो माइनस आता है, कम विद्युत ऋणी परमाणु पर धनात्मक चिन्ह आता है। तो अगर आप किसकी आपको ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बन के जितने भी बंध है उन सभी बंधों का विखंडन कर दीजिए। तो कार्बन कितने बंध बना रहा है 4, तो मैंने क्या किया यहाँ पर इन चारों बंधों को क्या कर दिया विखंडित कर दिया। कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी है क्लोरीन की, तो इस वाले बंध को अगर तोड़ूंगा तो इधर -1 कार्बन पर +1, इस वाले CCl बॉन्ड को ब्रेक डाउन करूंगा तो इधर -1 और कार्बन पर कौन सा आ गया इस वाले बंध के कारण भी +1 आ गया। कार्बन और हाइड्रोजन अधातु के साथ बंध बना रहा है, तो हाइड्रोजन तो किसमें आएगा +1 में, कार्बन पर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ये भी कार्बन और हाइड्रोजन बंध, इस वाले बंध को तोड़ोगे हाइड्रोजन पर तो क्या आएगा +1 और इस वाले कार्बन पर क्या आएगा -1। टोटल अगर आप कार्बन के ऊपर आवेश देखोगे तो 2 ही तो प्लस है 2 ही माइनस है, तो कितना हो जाएगा 0। तो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए, फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तित होती है। तो फॉस्फोरस का आपको पता है कि कौन से समूह से ये संबंधित है, 5th A से क्या होता है संबंधित होता है। और एक मैंने आपको नियम पढ़ाया था, प्रारूपिक तत्वों के लिए अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, उसकी वर्ग संख्या के बराबर होती है। तो फॉस्फोरस कौन से वर्ग से संबंधित है 5th A से, मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या तो कितनी हो गई +5 हो गई। और न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या का क्या फॉर्मूला था 8 माइनस वर्ग संख्या, मतलब जो भी वर्ग संख्या है उसको अगर आप 8 में से घटा देते हो जो भी वैल्यू आएगी वह उसकी क्या होगी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो 8 - 5 का मतलब कितना हो गया 3 और न्यूनतम के लिए कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण अवस्था की रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर आप देखोगे +5 और -3, तो -3 से +5, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीनिंग न्यूनतम -3 और अधिकतम +5 हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ने को क्या बोलते हो ऑक्सीकरण बोलते हो। नेक्स्ट वाला देखिए, H2S2O8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है।
ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इसको नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर टोटल डिटेल के अंदर इसकी संरचना से अपन समझेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको हिंट प्रदान कर देता हूं कि कैसे आपको सोल्व करना था। हाइड्रोजन के लिए देखो कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया ऑक्सीकरण संख्या 2, प्लस सल्फर का पता करना है, सल्फर को x मानेंगे, 2 सल्फर है तो यहाँ पर क्या कंसीडर कर लिया 2x, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2 और 8 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई विद -2 और यहाँ पर उदासीन है तो किसके इक्वल कर दिया 0 के। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो कैसे सोल्व होगा, 2 + 2x - 16 = 0 और 2x = कितना हो जाएगा, ये -16 उधर जाकर किसका हो जाएगा +16, ये 2 16 में से गए तो कितना हो गया 14 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/2 मतलब कितना आ गया +7 आ गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक नियम पढ़ा था अपन ने लास्ट वाली वीडियो में। नियम क्या था कि किसी भी अगर प्रारूपिक तत्व की बात करते हैं तो प्रारूपिक तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उसके वर्ग संख्या के बराबर होती है। सल्फर है वो कौन से वर्ग से संबंधित होता है, सल्फर संबंधित होता है 6th A ग्रुप से। 6th A ग्रुप से संबंधित है मतलब इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है +6 हो सकती है। और जब भी आपने इसका पता किया तो कितनी आ रही है +7, तो मतलब +7 तो किसी भी केस में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी प्रारूपिक तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसके बराबर प्रदर्शित करता है, अपने वर्ग संख्या के क्या करता है बराबर प्रदर्शित करता है। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार का केस आता है जिसके अंदर कोई भी प्रारूपिक तत्व अपनी वर्ग संख्या से अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कर रहा है तो उस वाली कंडीशन में आपको उस वर्ग की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या ही उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +6, +7 कभी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और सी क्यों है इसका नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि इसमें कौन सा बंद पाया जाता है, पेरोक्साइड बंद पाया जाता है। जहां पर भी पेरोक्साइड बंद आएगा तो वहां पर आपको ऑक्सीकरण संख्या जब भी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे अधिक आएगी। नेक्स्ट देखिए, C6H5CHO में सभी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ये भी किसे सोल्व होगा, संरचना बनाकर सोल्व होगा। तो देखो मैं संरचना बनाता हूं, C6 कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको इजीली सीन हो जाएगा। क्या है C6H5CHO, ये आपके पास एक्चुअल में क्या कोई यौगिक दे रखा है, इसमें कार्बन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग पूछा है। तो देखो इसकी संरचना बना लीजिए, ये लीजिए। सबसे पहले तो मैंने ड्रॉ कर दिया बेंजीन रिंग, और आपको पता है कि बेंजीन वल्ले में क्या होता है, एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध उपस्थित होते हैं। और इसे किसको जोड़ रखा है CHO को, मतलब C डबल बॉन्ड O, इधर कौन आ जाएगा H। साथ में आपको ये भी पता है कि बेंजीन में हर कार्बन पर क्या जुड़ा रहेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो ये लीजिए मैंने प्रत्येक कार्बन से क्या जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन से हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ते कार्बन की संयोजकता कितनी होगी 5, जो कि संभव नहीं है। अब आपको यहां पर पूछा कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना होगा। अब देखो किस टाइप से सोल्व करोगे, अभी मैंने आपको हिंट प्रदान किया था कि जब भी आपको संरचना आ गई तो आपको क्या करना है, जिसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था पूछ रहा है उसके सबके बंध तोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है, इन दोनों बंधों को तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन पे तो -2 आएगा, कार्बन पर +2 आ गया। अगर इस वाले बंध को तोड़ूंगा, कार्बन ज्यादा विद्युत ऋणी और हाइड्रोजन हमेशा अधातु के साथ +1 में आएगा, तो इस वाले कार्बन पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। इस वाले बंध की बात करूंगा, यहाँ पर भी कार्बन और यहाँ पर भी क्या है कार्बन, यहाँ पर जो भी आपको मेंशन कर रखा है यहाँ पर क्या उपस्थित है, कार्बन परमाणु उपस्थित है। अब कार्बन कार्बन के मध्य विद्युत ऋणता में अंतर ही नहीं है, तो जब भी इस वाले बंध को तोड़ोगे 0 इधर आएगा और 0 क्या आएगा, इधर आएगा, क्योंकि विद्युत ऋणता में जब तक अंतर नहीं आएगा तब तक ऑक्सीकरण संख्या नहीं आएगी। अब नेक्स्ट वाले कार्बन की पता कर लीजिए फटाफट से। ये देखिए कार्बन कार्बन है इधर, इसको अलग कलर से मेंशन करता हूं मैं जिससे इजीली सोल्व हो जाएगा। कार्बन कार्बन है तो यहाँ पर तो दोनों बंध तोड़ने पर कोई आवेश नहीं आएगा, इधर भी कोई आवेश नहीं आएगा, बस एक ही आवेश आएगा। इधर तो +1 आ जाएगा, इधर कौन सा आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा। सेम कहानी इधर है, इधर +1 आएगा, इस वाले कार्बन का -1। इस वाले बंध को तोड़ोगे हाइड्रोजन पर +1 है, कार्बन पर कितना आ जाएगा -1। इस वाले बंध को तोड़ोगे हाइड्रोजन पर +1, कार्बन पर कितना आ जाएगा -1। इस वाले कार्बन हाइड्रोजन बंध को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन पर तो +1 आ जाएगा, एक ही बंध तोड़ रही हो, कार्बन पर कौन सा आ जाएगा -1। और इस वाले कार्बन की अगर बात करोगे 1 2 3 4 चारों संयोजकताओं में कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब कोई सा भी बंध तोड़ दीजिए कितना आएगा 0।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, कार्बन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग पूछा था। तो यहाँ पर योग देखिए कितना आएगा। अगर इस वाले कार्बन की बात करो तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीकरण संख्या है, माइनस है, ये लीजिए माइनस एक, ये माइनस एक, ये वहां पर भी कितना आ जाएगा माइनस एक। सॉरी, इसको अगर आपको काउंट करना है टोटल को देखेंगे किस प्रकार से, अगर आपको किससे डील करना है, केवल कार्बन से डील करना है, तो यहाँ पर इस वाले कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो कितनी है, माइनस एक यहाँ पर है कितना, माइनस एक, माइनस एक, माइनस एक और माइनस एक। तो मतलब कितना हो गया, 1 2 3 4 5, मतलब 5 तो किसके आ रहे, माइनस के आ रही है। और इसका कितना है, 0। ये रिमेनिंग एक ही कार्बन रहा और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2। तो -2 आई है और साथ में +2 आई है। टोटल सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है, -3। मतलब यहाँ पर जितने भी कार्बन परमाणु उपस्थित है उन सभी की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना आएगा, -3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके लिए, -3 वाला करेक्ट हो जाएगा। मीनिंग ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर में सभी कार्बन की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग है +2 +4 0 -4। एक बार वापिस से काउंट कीजिए, कहां पर मिस्टेक किया आपने, कार्बन कार्बन का 0 यहाँ, सॉरी ये देखो ना यहाँ पर मिस्टेक कर दी, हाइड्रोजन का +1 है तो कार्बन पर कितना आएगा, -1 आएगा इस वाले बंद के कारण। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया, +2 था और यहां से क्या हो गया आपके पास -1 चला गया, तो मतलब कितना है यहाँ पर क्या रह जाएगा, केवल +1 चार्ज रह जाएगा। कितना चार्ज रह जाएगा यहाँ पर, केवल और केवल आपके पास है +1 चार्ज रह जाएगा। +1 रह गया तो यहाँ पर भी आपको क्या मेंशन करेगा, करना पड़ेगा +1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब आपके पास संरचना से सोल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को किससे सोल्व करना है, संरचना से। कितना आ जाएगा, अब आपके पास -4। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल गया आपको, कौन सा हो जाएगा आपके पास, -4। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक है। मतलब आपको अधिक आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आयोडीन है वो 7th ए ग्रुप से क्या करता है, बिलोंग करता है। आयोडीन है कौन से वर्ग से संबंधित होता है, 7th ए से। 7th ए है तो मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसकी कितनी हो सकती है, +7 हो सकती है, क्योंकि प्रारूपिक तत्व है। डी वाले को देखिए आप डायरेक्ट, पोटेशियम का कितना हो गया 1 प्लस आयोडीन का क्या कंसीडर कर लिया x, और 4 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, इक्वल टू 0। उदासीन है तो 0 के इक्वल कर दिया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 - 1 कितना हो गया, 7। तो मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, N2H5+ में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का पूछा तो नाइट्रोजन को क्या कंसीडर किया था आपने, 2x, a को x कंसीडर किया था, 2 तो कितना हो गया 2x प्लस। अब हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ बंध बना रहा है, नाइट्रोजन कैसा होता है अधातु, तो हाइड्रोजन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा, +1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और साथ में इक्वल टू किसके हो जाएगा, +1 के हो जाएगा। सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू, उधर जाकर ये +5 है वो किसका हो गया, -5 का, और -5 में से +1 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, -4। x इक्वल टू क्या हो गया, -4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू -2। तो मतलब ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, -2 आएगी। नेक्स्ट वाला देखिए, निम्नलिखित यौगिकों में से किस यौगिक में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम है। कार्बन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है वो कौन किस में उपस्थित है। तो यहाँ पर अगर आप इसकी संरचना बनाकर ही सोल्व होगा, अदरवाइज ये सोल्व नहीं होगा। तो सुक्रोज के अंदर तो आपको फॉर्मूला लगा लेना, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या मल्टीप्लाई विथ 2 माइनस हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या और डिवाइड कर देना आप इसको कार्बन परमाणुओं की संख्या से। जब भी आप इसको सोल्व करोगे तो इसमें तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आगे, 0 आ जाएगी। बात करोगे आप CnCl3 की, अभी आपको मैंने सिखाया था किस टाइप से सोल्व करते हो। तो ये लीजिए कार्बन, ये यहाँ पर आपने लगा दिए 3 क्लोरीन और ये क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या की बात करोगे तो देखो, अगर इस वाले बंद को तोड़ोगे, इधर -1 इधर +1, इस वाले बंद के कारण भी +1, इस वाले बंद के कारण भी +1, और कार्बन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन +1 है तो इस पर कितना आ जाएगा, -1। टोटल आप सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +3 और -1, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, +2। तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। और ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है कार्बन की, 4th ए ग्रुप से बिलोंग करता है तो अधिकतम कितनी होती है, +4। मतलब आपको +4 वाला चाहिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए CH3OH। तो ये देखिए संरचना बना लीजिए, संरचना से इजीली सोल्व हो जाएगा। ये लीजिए CH3 और ये लीजिए OH।
तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पर तो क्या आएगा हमेशा +1, कार्बन पर क्या आएगा हमेशा -1 आएगा। तो -1 यहाँ से, -1 यहाँ से, -1 यहाँ से, टोटल कितना हो गया -3। और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो यहाँ पर -1 इधर क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी आपके पास -2, मतलब इस वाले में कितनी है -2 है। ऑप्शन कौन सा रिमेनिंग रह गया फॉर्मिएल्डिहाइड। तो मतलब फॉर्मिएल्डिहाइड में भी क्या होगी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब इसकी संरचना बनाकर सोल्व कर लीजिए। फॉर्मिएल्डिहाइड की ये संरचना होती है HC+O-H। अब यहाँ पर सोल्व करके देखिए दोनों बंदों को अगर आपने यहाँ से क्या किया ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पर तो -2, कार्बन पर कितना आ गया +2 आ गया। इस वाले बंद को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन पर +1 आएगा, इस पर -1 आ गया। इस वाले बंद को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन पर कितना आएगा +1 आएगा, कार्बन पर कितना आ गया -1, प्लस के 2 है माइनस के भी 2, तो मतलब फॉर्मिएल्डिहाइड में कितना है 0 है। निम्नलिखित यौगिकों में से किस यौगिक में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम है। अधिकतम पूछ रहा है तो मतलब इसके अंदर भी सुक्रोज में भी 0 आया है। फॉर्मिएल्डिहाइड में कितना ऑब्टेन हुआ है, ये रहा आपके पास फॉर्मिएल्डिहाइड -2 और +2, तो यहाँ पर भी कितना आ गया 0 आ गया। CnCl3 हो जाएगा, इसमें कितनी आई है +2। तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पर अधिकतम किसमें +2 वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए KClO4 में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो पोटेशियम का कितना हो गया 1, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं मैं इसको, देखना पोटेशियम का 1, क्लोरीन को आपने X कंसीडर कर लिया। 4 ऑक्सीजन का कितना हो गया -8, उदासीन है तो किसके इक्वल हो गया 0 के। तो X इक्वल टू कितना हो गया 8 - 1 तो कितना हो गया 7। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +7 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में सल्फर अणु S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या एवं संयोजकता है। तो ये आपको मैंने बताया था कि जो P4 S8 इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0, क्योंकि इनकी तात्विक अवस्था यही होती है, इनका अस्तित्व है सल्फर का अस्तित्व S8 के रूप में होता है। तो सबसे पहला कौन सा बोला था ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 0 होगी। तो यहाँ पर देखो 6 ये गलत हो गया, स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन में 0 है। फिर पूछा है संयोजकता, संयोजकता कितनी होगी इसकी 2, क्योंकि जो सल्फर है वो कितना संयोजी होता है 2 संयोजी, 16वां ग्रुप से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन की भी 2 संयोजकता होती है, सल्फर की संयोजकता 2, 4, 6 तक हो सकती है। अधिकतम कितनी है 6, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या मेंशन कर रखा है 8, तो 8 तो संभव ही नहीं है। तो ऑक्सीकरण संख्या 0 और संयोजकता 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फेरस अमोनियम सल्फेट में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है। फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला बना लीजिए। सल्फेट का मतलब तो क्या होता है SO4 -2 है, -2 है तो -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कितना प्लस चाहिए, प्लस का 2 चाहिए। और फॉर्मूला क्या बोल दिया फेरस अमोनियम सल्फेट। तो फेरस, अब देखो आपको इसको सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नाम से पता चल जाएगा फेरस। फेरस का मतलब भी क्या होता है आयरन +2 होता है, और फेरिक का मतलब क्या होता है आयरन +3 होता है। तो फेरस बोलेगा तो यहाँ पे कितना ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा +2। सोल्व करने की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्ट इसने लैंग्वेज में मेंशन कर दिया। नेक्स्ट देखिए NH2OH में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला मेंशन कीजिए। नाइट्रोजन को क्या कंसीडर कर लीजिए X, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 1 × -2, और एक और हाइड्रोजन है तो वापिस ही क्या आ जाएगा आपके पास +1 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सोल्व करोगे तो टोटल को कितना हो गया +3 -2 = 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर देखेंगे +3 उधर जाकर किसका हो गया माइनस का 3 माइनस सॉरी यहां पर अगर आप इसको सोल्व करोगे x +2 मतलब x तो क्या हो गया नाइट्रोजन 2 और टोटल हाइड्रोजन कितना है 3। तो देखो मैं इसको कंप्लीट सोल्व कर देता हूं एक साथ ही, कंफ्यूजन नहीं हो, जिसके थ्रू आपको NH2OH में अपन को किसका ऑक्सीकरण संख्या पता करना है नाइट्रोजन का पता करना है। तो यहाँ पर देखेंगे नाइट्रोजन को तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया x प्लस टोटल हाइड्रोजन कितना है 2 और 1 यहाँ से 3, तो यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है 1 का -2 और यहाँ पर उदासीन है तो कितना हो गया 0। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू प्लस का 3 उधर जाकर कितना हो गया -3 और माइनस का 2 उधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस का 2। सोल्व करोगे तो कितना आया -1, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ जाएगी -1। नेक्स्ट देखो BaH2PO2 ट्वाइस में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इस प्रकार के जब भी आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसको सरल रूप में परिवर्तित कर लेना। सरल रूप का मतलब क्या हो जाएगा देखो कैसे कन्वर्ट करोगे Ba ये तो एक ही है, इस वाले टोटल को H2PO2 को किससे मल्टीप्लाई करके रखा है 2 से, तो आप भी 2 से गुणा कर दो। H2 था 2 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा H4 हो जाएगा।
फिर फॉस्फोरस 1 था, 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। O2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा O4 हो जाएगा। अब आप आसानी से ऑक्सीकरण संख्या यहां से पता कर सकते हो। फॉस्फोरस की पूछा तो फॉस्फोरस को कितना मान लोगे x। तो यहां पर देखो मैं सोल्व करता हूं। बेरियम सेकेंड वर्ग से बिलोंग करता है तो बेरियम की तो कितनी होती है +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, प्लस हाइड्रोजन देखो कितने 4 और अधातु के साथ संयुक्त होगी तो कितना आएगा प्लस में आएगा। तो यहाँ पर +4 हो गया हाइड्रोजन के लिए। फॉस्फोरस को x मानेंगे, 2 फॉस्फोरस तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 का कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा टोटल। और उदासीन दिए रखा तो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। सोल्व करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू ये माइनस का 8 उधर जाकर किसका हो गया प्लस का 8 और 4 तो कितना हो गया 6 उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का तो -6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 2। तो x का मीनिंग क्या हो जाएगा 2/2। तो मीनिंग कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी +1 होगी। नेक्स्ट देखिए, एक यौगिक अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तब ये होगा। तो ये एप्लीकेशन पार्ट है, इसको नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बस एक ही बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर क्या ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या समानुपाती होती है अम्लीय सामर्थ्य के। किसके समानुपाती होती है अम्लीय सामर्थ्य के। मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अधिक होगा। तो वो क्या हो जाएगा अगर अत्यधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है तो मतलब उसकी प्रकृति कैसी है अत्यधिक अम्लीय है। नेक्स्ट वाला देखिए, विरंजक चूर्ण CaOCl2 में 2 क्लोरीन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाकर मेंशन कीजिए। नीट और IIT दोनों एग्जाम के अंदर ये काफी टाइम पूछा गया है। इसकी संरचना से ये सोल्व होगा। संरचना को बनाकर बताता हूं मैं किस टाइप की संरचना होगी। CaOCl2 इसको आप क्या बोलते हो विरंजक चूर्ण बोलते हो। कई बार तो ये आपको फॉर्मूला ही प्रदान नहीं करता है, डायरेक्ट नाम बोलता है कि विरंजक चूर्ण में क्लोरीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होगी। तो ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है। फॉर्मूला क्या होता है विरंजक चूर्ण का CaOCl2। अब संरचना देख लीजिए, संरचना क्या होती है कैल्शियम, इधर क्लोरीन और इधर कौन अटैच होता है OCl। अब आपको ऑक्सीकरण संख्या किसकी पूछिए क्लोरीन की। और तरीका मैंने क्या बता रखा है ऑक्सीकरण संख्या पता करने का, जब भी संरचना आप बना लेते हो तो जिसका भी आपको ऑक्सीकरण संख्या पूछा है उसके जितने बंध है सबको तोड़ दीजिए। कम विद्युत ऋणी पर जितने बंध तोड़ रहे उतने प्लस लगाइए और अधिक विद्युत ऋणी पर जितने बंध तोड़ रहे उतने माइनस लगा दीजिए। क्लोरीन से आपको डील करना है तो ये लीजिए क्लोरीन का ये वाला बंध तोड़ना पड़ेगा मेरे को। क्लोरीन और कैल्शियम, कैल्शियम धातु है, क्लोरीन क्या है अधातु है। धातु हमेशा धनात्मक प्रदर्शित करती है, अधातु हमेशा ऋणात्मक प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर एक ही बंध तोड़ा तो मतलब यहाँ पर क्या आएगा +1 आएगा। तो क्लोरीन पर कितना आ गया -1। मतलब एक क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था तो कितनी हो जाएगी -1। दूसरे वाले क्लोरीन से देखिए ये वाला बंध तोड़ना पड़ेगा। क्लोरीन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता ज्यादा है किसकी ऑक्सीजन की। मतलब एक बंध तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पर तो -1 आएगा और क्लोरीन पर +1 आएगा। तो यहां से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक क्लोरीन पर तो -1 है और एक क्लोरीन पर क्या है +1 है। विद्युत ऋणता का आपको क्रम आना चाहिए कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन होता है फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है और उसके बाद में नंबर किसका आता है आपका क्लोरीन का आता है। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है विरंजक चूर्ण में पहला वाला उसमें देखो -1 और -1 ये तो गलत हो गया क्योंकि एक क्लोरीन की तो कितनी आएगी +1 और दूसरे क्लोरीन की कितनी है -1 है। तो यहां पर देखिए कौन सा करेक्ट होगा आपके लिए। ये देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी +1 और -1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी क्या हो जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, उस यौगिक का चुनाव कीजिए जिसमें क्लोरीन +5 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। अब डायरेक्ट सोल्व करता हूं मैं, आपको बार बार ये कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो देखो हाइड्रोजन का कितना हो गया 1, क्लोरीन का x और 4 दूनी कितना हो गया 8। तो 8 में से 1 गया तो कितना आ गया, मतलब यहाँ पर तो कितना आया +7 में उपस्थित है। NaClO3 में बात करोगे क्लोरीन को x मान लीजिए, हाइड्रोजन का हो गया 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया -6। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा +5 में यही है। मतलब HCl3 उसमें कितना +5 पूछा था तो +5 में ये। HClO2 की बात करोगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3। मतलब यहाँ पर क्लोरीन किसमें उपस्थित है +3 में। और NCl में बात करोगे तो हाइड्रोजन पर +1 आएगा तो क्लोरीन में कौन सा आ जाएगा -1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब अम्लीय विलयन में कैमनोफोर को ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अपचित किया जाता है तो मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या बदलती है। ये भी अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कैमनोफोर है, इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अम्लीय माध्यम में
तो यहाँ पर जो मैंगनीज का यौगिक बनेगा तो KMnO4 है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन कहां से लेकर कहां तक होता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी स्टार लगाकर मेंशन कर लेना, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शंस है जो आपको आनी चाहिए, उसके थ्रू इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा था, KMnO4 की रिएक्शन है ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। ये लीजिए मैं यहां पर मेंशन करता हूं, ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है। सबसे पहले तो ये देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल होता है COOH, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। रिएक्शन किसके साथ है, KMnO4 के साथ। तो ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया KMnO4। अम्लीय माध्यम बोला तो अम्लीय माध्यम के लिए मैंने किसका यूज कर लिया, H2SO4 का क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। तो आपको ये ध्यान देना कि जब भी अभिक्रिया होगी, अम्ल है ना, तो अम्ल की जब भी अभिक्रिया होगी तो वहां पर एक तो CO2 और H2O बनेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा, H2O बनेगा। यहाँ पर अम्ल कौन सा यूज किया, H2SO4, तो मतलब यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, K2SO4 का। KMnO4 से धनात्मक वाला कौन है, पोटेशियम, और इधर से ऋणात्मक वाला कौन है, सल्फेट। किसका निर्माण हो गया, K2SO4। और साथ में और क्या उत्पाद बनेगा, मैंगनीज का उत्पाद बनेगा सल्फेट के साथ। तो वो उत्पाद क्या बनता है, MnSO4 बनता है, मतलब मैंगनीज सल्फेट बनता है। तो आपसे यही पूछा कि जब ऑक्जेलिक अम्ल के साथ KMnO4 की अभिक्रिया होती है अम्लीय माध्यम में, तो मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन से अगर आप डील करोगे तो यहाँ पर इजीली हो जाएगा आपके लिए। पोटेशियम का 1 है, एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का कितना हो गया, -8 उस साइड जाएगा तो +8, +8 में से एक गया तो क्या आ गया, +7। तो मतलब मैंगनीज यहाँ पर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में, +7 में। अगर यहाँ पर मैंगनीज सल्फेट की बात करोगे तो मैंगनीज सल्फेट में मैंगनीज का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +2 आएगा। काउंट भी कर सकते हो, काउंट करके देखोगे तब भी कितना आएगा, +2 आएगा। तो यहाँ पर जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस कहां से हो रहा है, तो चेंजेस देखिए +7 से किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। तो ये देखिए आंसर क्या आ जाएगा, +7 से +2 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, C करेक्ट हो गया। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, तो ऑक्सीजन है वो कब प्लस ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जब वो किससे जुड़ा होता है, अधिक विद्युत ऋणी तत्व से जुड़ा होगा। और अभी मैंने आपको विद्युत ऋणता का क्रम बताया, उसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणी कौन सा था, फ्लोरीन। मतलब जब भी फ्लोरीन से जुड़ा होगा ऑक्सीजन, उसी कंडीशन में प्लस में ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। अदरवाइज ऑक्सीजन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, माइनस प्रदर्शित करता है। H2O2 तो ये रोंग हो गया, CO2 ये भी रोंग हो गया, H2O ये भी रोंग हो गया। कौन सा करेक्ट होगा, O2। संरचना बनाकर देख सकते हो, ऑक्सीजन की 2 संयोजकता होती है, तो ये लीजिए ऑक्सीजन की 2 संयोजकता। किसका ऑक्सीकरण संख्या पता करना है आपको, ऑक्सीजन का। मेथड क्या है, तरीका क्या है उसका पता करने के लिए, तरीका आपको पता है कि जिसका भी पता करना उसके सारे बंद तोड़ दीजिए। तो ये लीजिए ऑक्सीजन के दोनों बंद तोड़ दिए। फ्लोरीन ज्यादा विद्युत ऋणी है, एक बंद तोड़ा तो इधर -1 इधर +1। यहाँ पर भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन का बंद टूटा है, तो मतलब फ्लोरीन पर तो -1 और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, +1। तो टोटल ऑक्सीजन का देख लीजिए कितना चार्ज उपस्थित है, +2। तो यहाँ पर कितना है ऑक्सीकरण अवस्था है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नाइट्रोजन विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या ये निम्न प्रास में दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि नाइट्रोजन है वो कौन से वर्ग से संबंधित होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन संबंधित होता है 5th A से, 5th A से संबंधित है, मतलब अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या तो कितनी हो गई, +5 हो जाएगी। न्यूनतम का फॉर्मूला क्या होता है, 8 माइनस वर्ग संख्या। तो 8 माइनस वर्ग संख्या निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो मतलब न्यूनतम कितना हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या ये निम्न प्रास में दर्शाता है। सबसे पहले न्यूनतम लिखती है और उसके बाद में अधिकतम। तो न्यूनतम कितनी है, -3, और अधिकतम कितनी है, +5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, K2MnO4 तथा MnSO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या है। तो इजीली इसको सोल्व कर देता हूं मैं। देखो K2MnO4 की बात करता हूं, 2 पोटेशियम है तो यहां से +2 हो जाएगा। प्लस मैंगनीज की कितनी कंसीडर कर ली, X। कितनी ऑक्सीजन है, 4, एक का -2 था, 4 का कितना हो जाएगा, -8। आवेश कितना उपस्थित है, 0। तो मैंने किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर X = 8 - 2। तो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी आ गई, +6। मतलब K2MnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +6 है। नेक्स्ट वाला कौन सा, MnSO4। तो यहां पर आप इसको सोल्व करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, मैंगनीज का +2 आ जाएगा। सोल्व करके भी दिखा देता हूं आपको, ये देखिए MnSO4 मैंगनीज का कितना कंसीडर कर लिया, X। प्लस सल्फर का सामान्य कितना होता है, -2 होता है। ये लीजिए क्योंकि ऑक्सीजन वाली समूह से संबंधित है। ऑक्सीजन का कितना होता है,
कौन सा MnSO4, ठीक है। 4 यहां पर देखो, एक ऑक्सीजन का -2 तो 4 का कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो ये लीजिए -8, और उदासीन है तो किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया मैंने इसको। अब आप अगर इसको सोल्व करोगे टोटल को तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा, MnSO4 यही मेंशन कर रखा है, मैंगनीज सल्फेट, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था अगर आप पता करोगे सल्फर का, सॉरी मैंगनीज का, कितना हो जाएगा, -2 उधर जाकर प्लस का 2 होगा, और 8 उधर जाकर किसका हो जाएगा आपके पास, प्लस का 8 हो जाएगा। तो टोटल कितना आएगा आपके पास, +10 आएगा। +10 पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जो संक्रमण तत्व में मैंगनीज की जो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है, +7 हो सकती है। अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है, +7 हो सकती है। और यहां पर इसको अब सोल्व करने का आपको मैं अगर मेथड बताऊं MnSO4 के लिए, तो यहां पर देखना इजीली इसको, MnSO4 ये लीजिए अलग कलर से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं जिससे आपको इजीली सीन हो जाएगा, MnSO4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी सोल्व करते हो ना, तो आपको क्या आना चाहिए, कुछ कैटाइन और एनाइन का पता होना चाहिए। कि सल्फेट की बात करता हूं तो सल्फेट पर कितना आवेश होता है, -2। फॉस्फेट की बात करता हूं तो इस पर कितना आवेश होता है, -3। कार्बोनेट की बात करूंगा तो इस पर कितना आवेश होता है, -2 होता है। इसी टाइप से जो हेलोजन की बात करूं तो कितना होता है, -1 होता है। तो इसको सोल्व करने का क्या मेथड है, इसको आप आयोनाइज कर लीजिए। आयोनाइज करोगे तो आपको इजीली पता है कि सल्फेट पर तो कितना आवेश होता है, -2। अब ये उदासीन है, मतलब जितना सल्फेट पर आवेश उतना ही किस पर आएगा, मैंगनीज पर आएगा। मैंगनीज का नंबर 1 है तो मैंगनीज पर कितना आवेश उपस्थित होगा, +2। तो यहां से आपको इस वाले मेथड से इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो यहां पर देखोगे तो कितना हो जाएगा, K2MnO4 में तो +6 हो गया, और MnSO4 में कितना है, +2। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 20 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि मैंगनीज जो है +10 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित ही नहीं कर सकता। अधिकतम कितनी प्रदर्शित कर सकता है, +7 ही प्रदर्शित कर सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर अगर आप डील करोगे तो क्या बोल रहा है, 33 के अंदर, उस तत्व को पहचानो जो उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या रख सकता है। तो उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या कौन सा कर सकता है, जितने भी आपको चारों ऑप्शन दिए रखे, चारों के चारों ऑप्शन किससे संबंधित है, प्रारूपिक तत्व मतलब P ब्लॉक से। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या की बात कर रहा है तो कौन करेगा, क्लोरीन, क्योंकि ये कौन से वर्ग से संबंधित होता है, 7th A से संबंधित रखता है। नाइट्रोजन 5th A से संबंधित रखता है। ऑक्सीजन 6th A से संबंधित है, और कार्बन 4A से संबंधित है। प्रारूपिक तत्व अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या किसके समान प्रदर्शित करते हैं, अपने वर्ग संख्या के। तो यहाँ पर वर्ग संख्या सबसे ज्यादा किसका है, क्लोरीन का है। 7th A से मतलब क्लोरीन की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, CONH3 4Cl NO2 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो कोबाल्ट की पता करनी है, कोबाल्ट को क्या कंसीडर कर लिया, X प्लस अमोनिया। अमोनिया देखते ही पता चल जाएगा, NH3 कितना चार्ज है, 0। तो मतलब ये लिगेंड कैसा उदासीन है, तो कितने अमोनिया है, 4। तो चारों अमोनिया के लिए कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई विद 0 प्लस A क्लोरीन पर कितना होता है, -1 होता है। तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई विद -1 प्लस NO2 नाइट्रो। तो यहां पर ये भी आपको पता होना चाहिए आवेश कितना आएगा नाइट्रो के ऊपर। तो यहां पर मैंने मेंशन किया था, एक ये भी मेंशन कर लीजिए, NO2 पर कितना होता है, -1, और नाइट्रेट NO3 पर भी कितना आता है, -1 आता है। नाइट्रो के ऊपर कितना चार्ज आएगा, -1। कितना नाइट्रो, 1 है। तो ये लीजिए 1 मल्टीप्लाई विद -1। टोटल सभी का ऑक्सीकरण संख्या का योग कितना आ जाएगा, संकुल पर कितना आवेश उपस्थित है, कुछ भी उपस्थित नहीं है तो 0 के इक्वल कर दिया। आप सोल्व करोगे आप तो कितना हो गया, देखिए x 4 को 0 से किया तो ये तो 0 हो गया, 1 को -1 से किया तो -1, इधर भी 1 को -1 से किया तो -1। टोटल कितना हो गया, x -2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। तो मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, +2 है। नेक्स्ट वाला देखिए, K4NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या है। निकल का ऑक्सीकरण संख्या पूछा है तो निकल को x मान लो। पोटेशियम प्रथम वर्ग का सदस्य मतलब क्षारीय धातु कितनी प्रदर्शित करता है, +1। तो 4 पोटेशियम का कितना हो जाएगा, 4 तो पोटेशियम का प्लस निकल का कितना हो गया, x हो गया, प्लस साइनाइड CN। ये आपको कुछ लिगेंड का नॉलेज होना चाहिए। साइनाइड होता है उसके ऊपर भी कितना आवेश होता है, -1 होता है। एक साइनाइड का -1 है, कितने साइनाइड है, 4 है। तो कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई विद -1। और उदासीन अणु दिए रखा तो कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। सोल्व करोगे तो देखो कितना हो गया, 4 + x, और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, -4 इक्वल टू 0।
एक्स को सोल्व करोगे तो ये -4 उधर जाकर किसका हो गया प्लस का 4, और ये +4 किसका हो जाएगा -4, तो 4 - 4 कितना हो गया 0। तो मतलब यहाँ पर निकल का ऑक्सीकरण संख्या कितना है 0 है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सोडियम नाइट्राइट में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या है, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 में, तो यहाँ पर इजीली सोल्व कर लीजिए। सोडियम का कितना होता है +1, नाइट्रोजन का पता करना है x, एक ऑक्सीजन का -2 है तो 2 का कितना हो जाएगा -4, और उदासीन है तो किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, तो किसका हो जाएगा +4, और ये -1 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, तो सल्फेट के लिए भी आप इजीली मेंशन कर सकते हो। ये लीजिए मैंने मेंशन कर दिया सल्फेट SO4-, किसकी पता करना है सल्फर का, सल्फर को x मान लिया, प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होता है तो 4 ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा 4 को गुणा कर दीजिए -2 से, और ये जो जितने भी तत्व है उनकी ऑक्सीकरण संख्या का योग किसके बराबर होता है, जो भी आपका अणु या संकुल के ऊपर उपस्थित आवेश है उसके बराबर होता है। उपस्थित आवेश कितना है -2, तो किसके इक्वल कर दिया -2 के। सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा x, 4 को -2 से मल्टीप्लाई तो किया तो कितना हो गया -8 इक्वल टू -2। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, -8 इधर जाकर किसका हो जाएगा +8 का, तो 8 - 2, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई +6। तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है सल्फेट में +6 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, पोटेशियम आयोडाइड एवं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन के बीच अभिक्रिया द्वारा निर्मित अंतिम उत्पाद में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये भी आपके पास इनऑर्गेनिक की रिएक्शन है, इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इस टाइप की जो अकार्बनिक रसायन की कुछ अभिक्रियाएं होती है ये आपको आनी चाहिए। तो मतलब पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन के साथ। तो देखो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, ये लीजिए पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki, पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अभिक्रिया मतलब क्या हो जाएगा K2Cr2O7, ये होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। अम्लीय माध्यम, और अम्लीय माध्यम के लिए मैंने किसका यूज कर लिया H2SO4 का यूज कर लिया। अब आपको एक बात यहाँ से पता होनी चाहिए कि आयोडीन यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितना है -1 है, तो अगर इसका ये -1 है तो इसका तो क्या होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण होगा तो -1 से किस में चला जाएगा 0 में, तो मतलब यहाँ पर जो आपके पास उत्पाद होगा उसमें कौन सी गैस मुक्त हो जाएगी, आयोडीन गैस क्या हो जाएगी मुक्त हो जाएगी। साथ में देखिए एक पहले भी विक्रिया देखी थी H2SO4, और वहां पर क्या था K1O4, तो वहां पर भी किसका निर्माण हुआ था K2SO4 का, तो यहाँ पर भी किसका निर्माण हो जाएगा पोटेशियम और SO4 मिलकर किसका निर्माण कर देंगे K2SO4 का निर्माण कर देंगे। साथ में देखिए क्रोमियम, और क्रोमियम का यौगिक किसके साथ बनेगा सल्फेट के साथ बनेगा, तो यहां पर देखिए यौगिक जो बनेगा Cr2SO4 थ्राइस, इस उत्पाद का निर्माण होगा। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि पोटेशियम आयोडाइड एवं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन के बीच अभिक्रिया द्वारा निर्मित अंतिम उत्पाद में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है, तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनेगा आपके पास, अंतिम उत्पाद ये बनेगा Cr2SO4 का थ्राइस। अब यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण अवस्था आपको पता करनी है, तो इसको पता कर लीजिए। एक क्रोमियम 1 के लिए x होता है तो 2 के लिए कितना हो गया 2x प्लस। अब यहाँ पर देखिए आप इसको इजीली भी सोल्व कर सकते हैं, वैसे संरचना के द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको इसको कंप्लीट सोल्व करके बता देता हूँ। यहाँ पर सल्फर को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया S3 आ गया, ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अदरवाइज आप इसका डायरेक्ट आयोनाइजेशन कर लीजिए। सल्फेट आपको पता है कि सल्फेट पर कौन सा आवेश होता है SO4-2 होता है। अब आपको ये पता चल गया सल्फेट पर देखो ये वाला जो नंबर है ये तो कहां पर चला जाएगा क्रोमियम पर, और क्रोमियम का नंबर किसकी संयोजकता बन जाएगा सल्फेट का, तो सल्फेट की संयोजकता कितनी हो गई -2 हो गया। और धातु है क्रोमियम तो इसकी संयोजकता किसमें आएगी प्लस में, ये 3 इधर आएगा तो क्रोमियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया +3। क्रोमियम का नंबर कितना है 2 है तो आगे 2 लगा दीजिए स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सल्फर कितने है सल्फेट के 3 है तो यहाँ पर कितना लगा दीजिए 3 लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ रहा है +3 आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपके पास, अंतिम उत्पाद में ऑक्सीकरण संख्या कितनी रहेगी आपके पास +3 रहेगी, मीनिंग ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जब भी आपको मूलक का पता होता है कि सल्फेट है फॉस्फेट है नाइट्रेट है इनके ऊपर कितना चार्ज है, तो आप डायरेक्ट इनका आयोनाइजेशन करवाकर आयनीकरण करके ऑक्सीकरण अवस्था पता कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन देखिए असाइनमेंट का, IPO4 में आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब आयोडीन की ऑक्सीकरण अवस्था पता करनी है तो आयोडीन को क्या मान लीजिए X प्लस,
अब देखो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाना चाहिए वैसे तो फॉस्फेट है। अब इसका आयोनाइजेशन कर लीजिए आप डायरेक्ट। फॉस्फेट पर कौन सा चार्ज होता है PO4-3 और उदासीन है तो आयोडीन पर कौन सा आएगा +3 आएगा। तो डायरेक्ट ही सोल्व हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपके पास आंसर क्या आ जाएगा इसका +3 आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास इसका +3 आ जाएगा। तो ये असाइनमेंट मैंने टोटल सोल्व करवा दिया। अब आपके केवल एकमात्र लेक्चर और है ऑक्सीकरण अवस्था का, जिसमें अपन डील करेंगे कुछ अपवाद से, जैसे केरो अम्ल है, मार्शल अम्ल है, नीला तोता है, उसमें किस प्रकार से ऑक्सीकरण अवस्था आप कैलकुलेट करते हो, गणना किस प्रकार से करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।